हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। जब समाज अपना उद्देश्य खो देगा, जब समाज अपने राहों पर भटक जाएगा, तो कहते हैं ऐसे बहुत से जो है महापुरुष धरती पे आते हैं जो इन समाजों को मार्गदर्शन करने में सदैव तत्पर रहते हैं। कहते हैं जीवन एक ऐसा संघर्ष है जहाँ पर हर एक व्यक्ति को संघर्ष करते ही रहना है, चाहे आज का समय हो या पुराना समय हो। कहते हैं समय बदलता रहता है, लेकिन कुछ चीज़ें कभी भी समाज से बदलती नहीं है, सिर्फ वो अपना रूप बदल लेता है। इसी के अंतर्गत हमारा आज जो टॉपिक आया है 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार। कहते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार 19वीं सदी में आखिर क्या बात थी जिस कारणों से सामाजिक और धार्मिक सुधार करने की आवश्यकता पड़ी? क्या उस समय ऐसा गलत हो रहा था जिसके ज़रूरी था सुधारना? तो इसी विषय पे हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 19वीं सदी में आखिर समाज किस प्रकार की थी और धर्म में किन चीज़ों का महत्व बढ़ता जा रहा था, और इसे समाज सुधारक और विचारक ने क्या लोगों के सामने प्रस्तुत किया जिससे वो समझे। वो तो समय था जब लोग इतने अधिक शिक्षित नहीं थे, और आज का दौर है जहाँ पर कहते हैं मैक्सिमम लोग जो है शिक्षित ही हैं, लेकिन फिर भी वो पुराने समय से आज पिछड़ रहे हैं। और यही बात आज हम इसी में चर्चा करेंगे कि भारत में जो बुराइयां कुप्रथाएं फैली हुई थी उसको जो है बहुत से विचारकों ने अपनी महत्वपूर्ण योगदान दे के समाज से उन बुराइयों को नष्ट किया। तो क्या आज के समय में जो समाज में बुराइयां फैलती जा रही है, क्या उसको हम नष्ट नहीं कर सकते? कहते हैं एक कदम उठाने की आवश्यकता है। अगर हम इसी तरह चुप रहें तो शायद समाज की बुराइयां कभी भी ख़त्म नहीं होगा। 19वीं सदी में वो सारे महापुरुष अगर चुप होते हैं तो शायद हमारे देश में आज भी सती प्रथा, बाल विवाह ये सब रहते। तो कहते हैं समय ऐसा एक चीज़ होती है जो समय के साथ सब कुछ बदल के रख देती है। तो क्या हम नहीं बदल सकते हैं? क्या हम समझदार नहीं बन सकते हैं? तो इसी बात को यहाँ पर हम उजागर करेंगे 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार। कहते हैं 19वीं सदी में कई भारतीय विचारक और सुधारक समाज में सुधारने के लिए आगे आए और उनकी महत्वपूर्ण आकांक्षाएं थी जिनके कारण समाज में सुधार भी हो सका। अगर वो पीछे हट जाते तो शायद आज हमारे समाज में ऐसी बहुत सी कुप्रथाएं होती जो इंसान के जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक होता। उनके मुताबिक समाज और धर्म आपस में जुड़े हुए हैं। समाज है तो धर्म है, धर्म है तभी समाज का निर्माण होता है। दोनों में सकारात्मक विकास और देश के विकास को प्राप्त करने के लिए सुधार करने की ज़रूरत है। कहते हैं अगर विकास चाहिए तो हमें कुछ पुराने चीज़ों को त्यागने की आवश्यकता है। अगर हम उसी पुराने चीज़ों को लेके बैठे रहें तो शायद हमारे समाज में सुधार होना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारे सुधारकों ने भारतीय जनता के जगाने की पहल की और इन सुधारकों में जागरूकता फैलाने के लिए कुछ संगठनों की स्थापना भी की गई, जिसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में इन सुधारकों का यह एक अन्य प्रमुख योगदान था, क्योंकि उन्होंने बहुत से जो है संगठनों की स्थापना किया और अपने विचारधारा जो है जन जन तक पहुँचाना उन्होंने उचित समझा। त्रिपाण स्टडी सेंटर भी हर वो उचित बातें बताना अपना कर्तव्य समझता है जो समाज के लिए ज़रूरी है, और आपका ये कार्य होना चाहिए कि ये विचार हर तक पहुँचे, एक किताब के रूप में, एक चैप्टर के रूप में, एक शब्दों के रूप में। तो इसके लिए आप सदैव अग्रसर आपको भी रहना पड़ेगा, तभी हमारे समाज में, हमारे देश में और हमारे जीवन में सुधार हो सकता है। चलिए देखते हैं आज हमारा पहले जो समाज सुधारक थे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, राजा राम मोहन राय। आखिर राजा राम मोहन राय ने समाज सुधारने की जो बीड़ा है क्यों उठाई? क्या
इनमें कुछ अलग बात थी? तो ये सारी बातें हम यहाँ पर जानेंगे। अगर हम राजा राम मोहन राय की बात करें तो बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने कुरान, बाइबल और हिंदू ग्रंथों का गहराई के साथ अध्ययन किया था, क्योंकि कहते हैं कुरान हो, बाइबल हो, हिंदू ग्रंथों हो, सभी में अच्छी बातें और जग कल्याण की बातें होती हैं। कोई भी हमें धर्म गलत रास्तों पर चलना नहीं सिखाता है। तो राजा राम मोहन राय ब्राह्मण परिवार के होते हुए उन्होंने सभी धर्मों के ग्रंथों की अध्ययन किया और उन वास्तविकता को जानने की कोशिश किया जो हमारे समाज में पहले थे। उदार शिक्षा ने उन्होंने विभिन्न संस्कृति और दर्शन के साथ उजागर भी किया, यानी हर बात पे उन्होंने महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया। यहाँ पर जो आपके समक्ष पिक्चर जो है वो राजा राम मोहन राय जी का है, जिन्होंने समाज सुधार में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट इनका सुधार था सती प्रथा को बैन करना इंडिया में, जो इन्होंने बखूबी किया। और इनका ये प्रयास के कारण न जाने कितने कहते हैं बहु बेटियों की ज़िंदगी सुरक्षित हो सकी भारत में। और इनका कदम सदैव सराहनीय रहेगा। कहते हैं उसके उस वक्त गहरा अवसाद हुआ करता था जब उनके अपने भाई की विधवा को सती प्रतिबंध के लिए मजबूर किया जा रहा था। कहते हैं एक बात सच्चाई है, आवश्यकता ही किसी चीज़ की जननी होती है। जब अपने पे मुसीबत आता है तब हमें दूसरे की मुसीबत का एहसास होता है। तो यही बात इनके साथ भी हुआ। उनके अपने भाई की विधवा को सती प्रतिबंध के लिए मजबूर किया जा रहा था। उसकी दुर्दशा से उन पर असर पड़ा और उन्होंने इस सामाजिक प्रथा को ख़त्म करने का निश्चय किया, क्योंकि जब इनके परिवार पे ही वो प्रथा मढ़ दी गई जो समाज के लिए कुप्रथाओं के रूप में थी, फिर इनके मन में विचार आया कि जो मेरे घर में हो रहा है, जो मेरे साथ हो रहा है, क्या औरों के साथ नहीं हो रहा होगा? तब इनके विचार में बदले और उन्होंने समाज सुधार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके उस वक्त गहरा अवसाद हुआ था जब उनके भाइयों के पत्नी के साथ प्रॉब्लम आई थी। कहते हैं उस समय उन्होंने अन्य समुचित सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं की चुनौती देने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना भी की और सती प्रथा की चुनौती देने के लिए पहल करने वाले वो पहले व्यक्ति थे। देखिए, बहुत कभी महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने बारह समाज की स्थापना किया। ये कभी कभी यूपीएससी एग्जाम में पूछा जाता है कि बारह समाज की स्थापना किसने किया और किस सन में की। तो उन्होंने 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना किया और उन्होंने सती प्रथा को चुनौती दी। और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सती प्रथा पे चुनौती देने का साहस किया था। कहते जल्द ही उनके जीवन भर का कर्म युद्ध बन गया, क्योंकि जीवन भर इन्होंने इसी पे अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी जीवन भर के लिए इनका धर्म युद्ध बन गया। उन्होंने जनता की राय जुटाई और शास्त्रों के अर्थ दिखाए कि इस प्रथा को हिंदू धर्म में कहीं भी कोई मंजूरी नहीं दी गई है, क्योंकि समाज में ऐसा कहीं भी आप भी अभी कोई भी किताब पढ़ते होंगे, हमारे इतिहास में कहीं भी सती प्रथा जैसी कोई भी बात नहीं बताई गई है। उन्होंने सभी शास्त्रों का अध्ययन करके लोगों के सामने अपनी राय प्रस्तुत किया और दिखाया कि हिंदू धर्म में ऐसी कोई भी बातें लिखी हुई नहीं है। और इस प्रक्रिया में उनकी रूढ़वादी हिंदुओं की नाराज़गी और दुश्मनी का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि अच्छी बातें यहाँ पर लोगों को समझ जल्दी नहीं आती है। और यह आज का समय भी है। आज अच्छी बातें जितना भी कर लो, लोगों को पल्ले नहीं पड़ती है। लोगों को तो दिखता है सिर्फ कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे उनका सिर्फ लाभ हो, लेकिन उनको पता नहीं कि लाभ वो किसी न किसी रूप में निकल जाता है। और ये इनके सामने भी ये हुआ कि जब इन्होंने अच्छी बातें लोगों के सामने रखी तो लोग नाराज़ हुए, उनसे दुश्मनी का किया, जो कि कहते हैं समय की कैसी ये दशा होती है। भारत तत्कालीन गवर्नर जनरल सर विलियम्स बेंट्रिक्स ने इसका समर्थन किया। लेकिन देखिए, कहते हैं ये भी मैं भी जानता हूँ कि ऐसे कई व्यक्ति हैं जो बातों को समझते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, अपने नहीं समझते हैं, लेकिन जो दूसरे हैं इस बात को समझ लेते हैं। और इसमें देखिए, जो अंग्रेज़ थे, गवर्नर जनरल सर विलियम बेंट्रिक्स ने इस बात की समर्थन किया। उन्होंने ये बात कहा कि ये बात सही में गलत है और समाज के लिए बहुत ही कुप्रथा है। 1829 में एक कानून पारित किया गया जिसमें सती प्रथा को अवैध और दंडनीय माना गया। यानी
गवर्नर जनरल जो उस समय के थे सर विलियम्स बैट्रिक, उन्होंने जो है इसको जो है गैर कानूनी घोषित कर दिया 1829 में। ये सती प्रथा अवैध और दंडनीय माना गया। उन्होंने बाल विवाह, विधवा पुण्य विवाह को वकालत के लिए प्रयास भी किया और उनका जो ये कोशिश था सराहनीय था। उन्होंने पूर्वी और पश्चिम विचारों में संश्लेषण और प्रतिनिधित्व किया, यानी उन्होंने पश्चिमी विचारों का भी समर्थन किया और धर्मशास्त्रों को वो अच्छे ज्ञानी थे। उन्होंने वेदों के महत्व की वकालत की और धर्म सुधार तथा सभी धर्म के बीच मौलिक एकता को सही ठहराया। और उनका मत था कि हिंदू ग्रंथों में एक ईश्वरवाद की प्रथा जोर दिया गया था। सभी प्रमुख प्राचीन ग्रंथ एक ही पूजा और जो बहुदेववाद यानी एक से अधिक भगवान में विश्वास का इन्होंने विरोध किया। उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की तथा अर्थहीन जो रीति रिवाज खंडन था उसको उन्होंने खंडन किया, क्योंकि जो मूर्ति पूजा का उन्होंने जो है खूब जोर जो है आलोचना किया और अर्थहीन रिवाजों का जो है बिल्कुल खंडन किया, जो कि सही भी था। उन्होंने दृढ़ता से अंग्रेजी भाषा की शिक्षा, साहित्य और वैज्ञानिक उन्नति और प्रौद्योगिकी भारत के आधुनिकीकरण की वकालत भी की और ये उनका सराहनीय कार्य था। उन्होंने कलकत्ता में अपने पैसे से एक अंग्रेजी स्कूल बनाया और यहाँ और विषय के साथ यांत्रिक और दर्शन जैसे विषय भी पढ़ाए जाते थे। वेदांत कॉलेज जो 1835 में खोला गया था, इन्होंने राजा राम मोहन राय की सहायता से उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो कहते हैं राजा मोहन राय ने हमारे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिस योगदान को आज भूला नहीं जा सकता। उसके पश्चात समाज सुधारक के रूप में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम प्रमुख आता है। कहते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपनी महत्वाकांक्षा के कारण जो है भारत में जो कुप्रथाएं थी उस पर उन्होंने खूब जोर विरोध किया और उनके अभियान के कारण जो है बहु विवाह हो, विधवा पुण्य विवाह हो, सभी जो है रूल रेगुलेशन पास किया गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी समाज के लिए। अगर हम बात करें इनकी तो कहते हैं कि महान विद्वान और सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने समाज सुधार के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया और 1856 में सबसे पहले हिंदू विधवा पुण्य विवाह अधिनियम उनके अर्थात प्रयासों के कारण प्रस्तुत किया गया। अब देखिए ये वो दौर था जब 1857 की क्रांति भी आगे होनी थी और 1857 क्रांति कहीं ना कहीं कारण कहते हैं जो ब्रिटिश सरकारों ने इन चीज़ों का विरोध किया था और इनको जो है गैर कानूनी घोषित किया था, ये भी कारण बनी। उन्होंने बाल विवाह तथा बहु विवाह के विरुद्ध अभियान भी चलाए। कहते उस समय बाल विवाह होती थी जो हमारे समाज के लिए बहुत ही गंदी कुप्रथाएं थी। हालांकि वह खुद को धार्मिक मानते थे तो वह धर्म के नाम पर किए गए सुधार का विरोध भी करते थे। देखिए कहते वह खुद ही धार्मिक नहीं मानते थे, वह धर्म के नाम पर किए गए सुधार का विरोध भी करते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। यहाँ पर जो आपको तस्वीर दिख रही है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने महत्वपूर्ण समाज के लिए कार्य किए हैं और इन कार्यों को जो है भूला नहीं जा सकता, चाहे विधवा पुण्य विवाह हो, चाहे बाल विवाह हो, चाहे बहु विवाह हो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इनका योगदान है। यद्यपि वे संस्कृति के विद्वान थे, फिर भी उनका मन अच्छे पश्चिमी विचारों को अपनाने की तैयार था, यानी संस्कृति के ज्ञाता थे। लेकिन कहते हैं जो चीज़ इंसानों के लिए सही होता है उसको अपनाने में कभी भी हिचक नहीं होनी चाहिए। जो सही है वो सही है, चाहे आपकी हो चाहे अंग्रेज की हो। कहते हैं जो सही है उसको कोई भी नकार नहीं सकता और कोई भी उसे गलत नहीं कह सकता। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया। उन्होंने संस्कृति एवं बंगाल साहित्य को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया। उन्होंने संस्कृति विश्वविद्यालय में पश्चिमी विचारों को भी पढ़ने को कहा तथा भारतीयों को पुराने विश्वास को दूर करने एवं आधुनिक विचारों को अपनाने के लिए प्रेरित भी किया। उनके अनुसार महिलाओं को शिक्षित करके समाज में सुधार किया जा सकता है और इस दिशा में उनके प्रयास की प्रशंसा हुई और वह महिलाओं की शिक्षा के चैंपियन थे। उनकी मदद से बंगाल में लगभग 35 लड़कियों के स्कूल खोले गए। देखिए बंगाल में 35 लड़कियों के लिए स्कूल खोला जाना वो भी उस 19वीं शताब्दी के दौरान कहते हैं आम बात नहीं थी और ये बहुत गहरा प्रभाव था उन समाजों के लिए जो लड़कियों के शिक्षा के खिलाफ थे। उन्होंने साफ कर दिया कि जिस प्रकार
पुरुषों को अधिकार है शिक्षा प्राप्त करने का, उसी प्रकार महिलाओं को भी जो है शिक्षा प्राप्त करने का पुण्य अधिकार है और ये होना चाहिए। कोई भी समय काल हो, सभी को बराबर मौका मिलना चाहिए, क्योंकि पुरुष हो या स्त्री हो, कहते हैं एक सिक्का के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है और ये जरूरी है। और ये प्रयास जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बखूबी किया और उनके प्रयासों के माध्यम से संस्कृति कॉलेज में गैर ब्राह्मण छात्रों को भी दाखिला किया गया। अब देखिए, जो ब्राह्मण घर से नहीं थे उनको भी उन्होंने शिक्षा का पूरा हक दिया, क्योंकि उस समय सिर्फ ब्राह्मण लोगों को ही शिक्षा का प्रावधान था। लेकिन इनके विचार ने जो गैर ब्राह्मण छात्र थे उनको भी शिक्षा का पुण्य अधिकार दिया गया। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष स्वामी दयानंद सरस्वती। कहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती भी काफ़ी महत्वपूर्ण इनका योगदान है समाज के लिए, और उन्होंने वो सारे त्रुटिहीन और समस्त ज्ञान को आधार बनाए जिन्होंने जरूरी थी, और उन्होंने हर चीज़ों के सुधार में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। कहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में उत्तर भारत में हिंदू धर्म को सुधारने के लिए आर्य समाज की स्थापना किया। यानी आर्य समाज की स्थापना का श्रेय जो जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है, और वह वेदों का जो है त्रुटिहित और समस्त ज्ञान का आधार मानती थी। क्योंकि वेदों के त्रुटिहित, क्योंकि आपको पता है जब वेद लिखी गई थी तो उस समय ब्राह्मणों का ही दबदबा था, और ब्राह्मण ने अपनी मर्जी से बहुत सी बातें वो लिख दी जो हमारे समाज के लिए सही नहीं था। क्योंकि उस समय सिर्फ जो है शिक्षा ब्राह्मणों में ही प्रचलित थी, आम व्यक्तियों में शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए वो अपनी मर्जी से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिए। कहते हैं ऐसे बहुत से पुराने चीज़ हैं जिनमें इन त्रुटियों का होना स्वाभाविक बात है। उन्हें सभी धार्मिक विचारों को जो वेदों से मतभेद रखते थे उनके खातिर जो खारिज कर दिया। उनका मानना है कि हर व्यक्ति का अधिकार है और वो भगवान से सीधे संपर्क रखे। यानी हर व्यक्ति का हर चीज़ पे अधिकार है, चाहे ईश्वर हो चाहे उसका जो भी चीज़ हो। कहते हैं नेचर में जो भी चीज़ मिल रही है सबका अधिकार है। उन्होंने शुद्ध आंदोलन शुरू कर दिए तो जो उन्हें हिंदुओं के वापस लाने के लिए था। यानी उन्होंने शुद्ध आंदोलन का जो है नेतृत्व किया, जो हिंदुओं को आपस हिंदू धर्म में लाने के लिए प्रोत्साहित था। जिन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म अपना लिया था उनको सत्यार्था प्रकाश सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी। यानी जिन्होंने इस्लाम और ईसाई, क्योंकि उस समय आपको पता ही है 18वीं शताब्दी में, जो 18वीं 19वीं शताब्दी में मैक्सिमम देखा जाए तो ईसाई धर्म का और इस्लाम धर्म का प्रचार खूब जोर पे था और हिंदू विलुप्त होते चले जा रहे थे। यहाँ पर जो आप तस्वीर देख रहे होंगे ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, जिनका समाज के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था, और उन्होंने हर एक कुप्रथाओं के ऊपर जो है खुरजोड़ जो है प्रहार किया और समाज से दूर करने का हर संभव उन्होंने कोशिश किया। और उन्होंने आर्य समाज का स्थापक भी माना जाता है, इसलिए इनका जो है योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके समक्ष जो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। कहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज ने जो है सामाजिक सुधार की वकालत की। यानी जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया उसमें मेन उनका विचारधारा इसी बात के ऊपर था कि सामाजिक सुधार किया जाए और महिलाओं की दशा में सुधार के लिए काम भी किया गया। उन्होंने अदृश्यता और वर्षा को जाति व्यवस्था के विरुद्ध कठोर लड़ाई की तथा सामाजिक समानता को आगे बढ़ाया। यानी उन्होंने अदृश्यता और वंशागत जो जाति व्यवस्था थी कि जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेगा उसी का ही कार्य व्यवसाय सभी अपनाना पड़ेगा, और जो हमारे समाज में अछूता यानी अनटचेबिलिटी की जो भावनाएं थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस पर पुरजोर जो है प्रहार किया और समाज से दूर करने का हर संभव प्रयत्न किया। आर्य समाज की जो है राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख भूमिका रही, जिसके दौरान उन्होंने लोगों के बीच आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना का विकास किया। अब देखिए, कोई व्यक्ति के पास अगर आत्मविश्वास और आत्मसम्मान नहीं है तो वह व्यक्ति जीने लायक नहीं रह जाता है। और इन्होंने समाज में जो लोगों के पास आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना खो गई थी उनको विकास में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्य समाज की भूमिका जनता के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने में सराहनीय थी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने बाद में स्कूल और कॉलेज का एक जो है नेटवर्क डीएवी आरंभ किया। आज डीएवी देखिए हर क्षेत्र में आपको मिल जाएगा किसी न किसी रूप में। यानी आज के समय में कॉलेज स्कूल जो है डीएवी कॉलेज के नाम से जाना जाता है, और ये आपके क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं नज़र आ ही जाएगा। दयानंद इसका नाम जो था दयानंद एंग्लो वैदिक, यानी DAB दयानंद एंग्लो वैदिक इसका अर्थ होता है, ठीक है, जहाँ देश में वैदिक शिक्षाओं पर समझौता किए बिना
पश्चिमी शिक्षा प्रदान की जाती है। और उन्होंने संस्कृति और वैदिक शिक्षा के साथ अंग्रेजी और आधुनिक विज्ञान की शिक्षा को भी काफ़ी प्रोत्साहित किया, क्योंकि उनका विश्वास था कि अगर हम पुराने समय हैं, अगर आधुनिक शिक्षा का हम अनुसरण नहीं करते हैं तो हमारा जो है पूर्ण विकास नहीं हो सकता। और यही विचारधारा के साथ उन्होंने जो है अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिक विज्ञान को जो है प्रोत्साहित किया। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है रामकृष्ण परमहंस एवं स्वामी विवेकानंद। देखिए, रामकृष्ण परमहंस एवं स्वामी विवेकानंद, कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस थे, और इन्होंने ही जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था संस्था की स्थापना में। यानी रामकृष्ण परमहंस जो थे 1836 से लेकर 1886 में धर्म की आवश्यकता, एकता, एक अद्विक जीवन जीने की जो है जरूरत पर प्रकाश डाला। उनका मानना था कि संसार के विभिन्न धर्मों में जो है भगवान तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। और उन्होंने स्वामी विवेकानंद जो कि 1853 से लेकर 1902 में उनके महत्वपूर्ण शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद जी के विचार जो है यहाँ पर अंकित है। उनका विचार था कि दुनिया के इतिहास में कुछ पुरुषों को ही अपने आप में विश्वास था। यानी दुनिया के इतिहास में कुछ पुरुषों को ही अपने आप में विश्वास था, और वह विश्वास भीतर देवत्व से मिलती है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप केवल असफल होते हैं जब आप प्रकट अनंत शक्ति के लिए प्रयास कम करते हैं। यानी जब आप प्रयास नहीं कीजिएगा तो इसका मतलब आप असफल ही रहिएगा। एक आदमी के रूप में वह स्वयं में या एक राष्ट्र खुद में विश्वास खो देता है तो मृत्यु आ जाती है। कहते हैं जिसमें आत्मसम्मान न हो, खुद में विश्वास न हो, वो मृत्यु के समान व्यक्ति होता है। पहले अपने आप में विश्वास करें, फिर भगवान में विश्वास करें। ये स्वामी विवेकानंद जी के परम विचार थे जो आपके समय प्रस्तुत था। विवेकानंद पहले जो है आध्यात्मिक नेता थे। यानी विवेकानंद देखा जाए तो पहले आध्यात्मिक नेता थे, और उन्होंने धार्मिक सुधारों में हट कर सोचा। उन्होंने महसूस किया कि भारतीय जनता को धर्मनिरपेक्ष के रूप में, आध्यात्मिक ज्ञान के रूप में खुद में विश्वास करने के लिए सशक्त करना आवश्यक है। क्योंकि जीवन की हर कठिनाई अगर होती है, अगर आप में स्वयं में विश्वास है तो 100% है आप वो सारे कुछ कर जाओगे जो आपके लिए करना संभव नहीं था पहले। तो खुद में विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। और ये बात का वकालत जो है स्वयं स्वामी विवेकानंद जी करते थे कि अगर आप में अगर विश्वास है, अगर आप विश्वास जानते हो और विश्वास में आपका विश्वास है तो 100% जो काम असंभव है वो आप बेखूबी करने में सफल हो जाओगे। विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम से ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। अब देखिए, कहते हैं कई बच्चों जो यहाँ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है रामकृष्ण परमहंस जी ने किया था, लेकिन गलत है ये। कहते हैं यहाँ पर साफ लिखा हुआ है विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पे ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया, जो समाज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है बना। उन्होंने भाषणों और लेखनों के माध्यम से हिंदू संस्कृति और धर्म का जो है सार भी बताया। उन्होंने वेदांत पर विश्वास था, यानी वेद पे वो विश्वास करते थे और कहते थे कि वेदों की तरफ लौट जाओ। वो एकता और सभी धर्मों को समानता पर बल देते थे, क्योंकि उनके समक्ष हर व्यक्ति एक समान था। उन्होंने धार्मिक अंधविश्वास और प्रति विरोध और प्राचीन जो है समाजी रीतियों को हटाने एवं जाति बंधन और अदृश्यता को दूर करने की कोशिश किया। यानी देखा जाए तो उन्होंने जो समाज में धार्मिक अंधविश्वास, प्रतिविरोध और प्राचीन समाजी रीतियाँ थी उसको हटाने में, उसको बंधनों से मुक्त करने में, और जो है अनटचेबिलिटी की जो भावना थी उसको दूर करने में उन्होंने बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इनके कोशिशों के कारण ही जो धार्मिक अंधविश्वास, प्रतिविरोध और जो है प्राचीन समाज रीतियों का खंडन हो पाया समाज में। उन्होंने लोगों को महिलाओं के सम्मान के लिए प्रेरित किया। उन्होंने महिलाओं को उत्थान और शिक्षा के काम भी किया। विवेकानंद लोगों के बीच अज्ञानता को हटाने के लिए प्राथमिक जो है महत्वपूर्ण कार्य किए। कहते विवेकानंद की यहाँ पर कार्य कहते हैं बहुत ही सराहनीय थी और काफ़ी महत्वपूर्ण थी। यहाँ पर जो आपके समक्ष स्क्रीन पर जो पिक्चर दिख रही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं पहले पिक्चर जो है इसमें श्री रामकृष्ण परमहंस जी के हैं, जिन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण समाज में योगदान दिया। उसके पश्चात जो चित्र है इनके शिष्य यानी स्वामी विवेकानंद जी के हैं। कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु से काफ़ी जो है प्रभावित थे और उनके विचारधारा को आगे बढ़ाया, और उन्होंने जो है रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना किया अपने गुरु के नाम के अंतर्गत।
तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी, शिष्य और जो है गुरु का महत्वपूर्ण समाज में योगदान था, जिसको हम भुला नहीं सकते। उसके पश्चात हमारे समक्ष है सर सैयद अहमद खान। ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे समाज सुधारकों के अंतर्गत। सर सैयद अहमद खान का मानना है कि मुसलमानों के धार्मिक और सामाजिक जीवन में सुधार आधुनिक पश्चिमी वैज्ञानिक ज्ञान और संस्कृति अपनाने से हो सकता है। कहते हैं देखिए, उस समय हमारा समाज कुछ इतना ही पिछड़ा हुआ था कि उनको पश्चिमी ज्ञानों की आवश्यकता थी, लेकिन आधुनिक समय में हमारा समाज इतना सभ्य हो चुका है कि हमें अब पश्चिमी ज्ञानों के अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आधुनिक युग में हैं। और आधुनिक युग का मतलब ही है कि हम हर चीज़ में सक्षम हो चुके हैं। कहते हैं आज हमारा संस्कृति में भी देखिए बहुत ही बदलाव देखने को आपको मिल सकता है, लेकिन उस समय सर अहमद खान जी ये कहते थे कि जीवन में सुधार में आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक ज्ञान का संस्कृति अपनाने से ही हो सकता है। और उनके मुसलमानों में सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विभिन्न कार्य भी उन्होंने किया। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं की स्थिति को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की, और वो पर्दा प्रणाली, बहुविवाह, आसान तलाक और जो है लड़कियों के बीच शिक्षा की कमी को विरोधी भी थे। क्योंकि देखा जाए तो पर्दा प्रणाली जो थी मुस्लिम धर्म में बहुत ही जो है कुप्रथाओं के रूप में थी। कहते बहुविवाह भी उस समय प्रचलित था, और आसान तलाक यानी उस समय तलाक की जो प्रावधान थी बहुत ही सरल थी, जो पुरुषों के द्वारा आसानी से दे दिया जाता था, जो कि सही नहीं था। कहते हैं जब पुरुष तलाक दे सकता तो क्या स्त्री दे नहीं सकती है? तो पुरुषों की तलाक को मान्यता दी जाती थी और महिलाओं के तलाक की मान्यता नहीं दी जा रही थी। इसलिए यहाँ पर सर सैयद अहमद खान जी ने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया, और उन्होंने लड़कियों के बीच शिक्षा की कमी के विरोध भी किया। हालांकि रूढ़वादी मुसलमानों ने उनका विरोध अवश्य किया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सराहनीय प्रयास किया। उन्होंने तर्क सहित कुरान की व्याख्या करने की कोशिश भी की, और कट्टरता और अज्ञानता के विरुद्ध अपनी बात भी कही। उन्होंने मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए समाज सुधार प्रयास किया। कहते हैं जब कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, अच्छा बातें बताता है, तो उसको कोई भी नहीं समझता है, और ये परम सत्य बात है। कहते हैं जो विचार सही है, जो उचित है, उसको सदैव ही हमें मानना चाहिए और अनुसरण करना चाहिए। और जो गलत है, जो लगता है आपको गलत बात बताई जा रही है, आप कदाचित उसका अनुसरण न करो, क्योंकि इससे हमारे देश और समाज के लिए वो काफ़ी बड़ा विष के कार्य करता है। देखिए हमारे समाज आज आधुनिक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए जब कुछ कार्य ऐसा होता है तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ही पिछड़ा हुआ है। कभी कभी किसी के बातों में आके आप लोग सार्वजनिक दंगे फसाद में जो है पार्टिसिपेट करने लग जाते हो, तो ये हमारे समाज के लिए बहुत ही दुष्कर्म और बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है। आपने कभी सोचा है कि ये दंगे फसाद में न जाने कितने जो है लोगों की मृत्यु हो जाती है, जो किसी न किसी घर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इवन कि देखिए हमारे देश की संपत्ति का भी नुकसान होता है। तो ये कभी भी कोई व्यक्ति नहीं सोचता है, क्योंकि उस समय उनकी विवेकता ही कार्य करता नहीं है। कहते दूसरे की बातों पे इतने जल्दी जो है अमल नहीं करना चाहिए। पहले अपनी जो बुद्धि कसौटी पर उसको समझो, तोलो और फिर उसको करो। अगर वो जन कल्याण के लिए है, उचित है, तभी आगे बढ़ो। अगर किसी के एक का स्वार्थ इसमें सिद्ध होता है तो वो कार्य कभी भी ना करो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ है। अपने आरंभिक जीवन के दौरान उन्होंने भी अंग्रेजी भाषा के अध्ययन के खिलाफ रूढ़वादी मुसलमानों का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि केवल आधुनिक शिक्षा ही मुसलमानों को प्रगति की दिशा में ले जा सकती है। कहते हैं आधुनिक शिक्षा काफ़ी उसमें महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जिस तरह हमारे समाज में कुप्रथाएं ने अपना घर कर रखा था, उसमें आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक विचारधारा ही उनको जो है इस दलदल से निकाल सकता था। उन्होंने 1864 में गीजापुर में वर्तमान जो कि उत्तर प्रदेश है, यानी गीजापुर जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है, एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना किया। उन्होंने अहमदन एल्गो एरिस्टल कॉलेज यानी MAO को जो है बाद में 1875 में अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ, जो आज भी है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में आज जाना जाता है। यहाँ मानविकीय और विज्ञान के क्षेत्रों में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान की गई है। उन्होंने अंग्रेजी जो है पुस्तकों का अनुवाद के लिए एक साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना भी किया, जो कि काफ़ी सराहनीय था। उन्होंने मुसलमानों के बीच सामाजिक सुधारों के प्रति जागरूकता के प्रसार और जो है विशेष रूप से आधुनिक शिक्षा के लिए पत्रिका प्रकाशित भी किया। पत्रिका के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के नाम से भी जाना गया, जो मुसलमानों के बीच सामाजिक,
राजनीतिक जागृति की ओर महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। तो कहते हैं इनके योगदान को कोई भुला नहीं सकता। इन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया। आपके स्क्रीन पे जो व्यक्ति दिख रहे हैं वो है सर सैयद अहमद खान जी। इन्होंने समाज में जो है मुस्लिम धर्म के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया और इनके योगदान को जो है कोई भुला नहीं सकता, जो कि आपके स्क्रीन पे हैं। तो ये महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर व्यक्तित्व ज्योतिराव गोविंदराव फूले, यानी पति पत्नी समाज के लिए एक मार्गदर्शक बने। और ये पहली बार हुआ जहाँ पर पति पत्नी दोनों ने ही समाज के लिए महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया। कहते हैं महाराष्ट्र से ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने किसानों और निम्न जाति के सामान्य अधिकार दिलाने के लिए काम किया। यानी देखा जाए तो पति पत्नी दोनों ने ही किसान और निम्न जाति के समान और अधिकार दिलाने के लिए हर संभव कोशिश किया। और वह और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने विभिन्न जातियों की महिलाओं को शिक्षा करने के लिए सबसे अधिक प्रयास किया। और सबसे पहले उन्होंने अपने पत्नी को शिक्षित किया, जिसके बाद उन दोनों ने लड़कियों के लिए अगस्त 1848 में पूना में स्कूल खोले। देखिए इनकी कितनी महत्वपूर्ण यहाँ पर कार्य प्रणाली थी कि इन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए हर संभव कोशिश किया गया। और आज भी उनके विधवाओं के विवाह के लिए किए गए प्रयास के लिए भी याद किया जाता है। यानी उन्होंने विधवा को विवाह के लिए जो है प्रोत्साहित किया और उन्होंने इसके लिए भी उनको जाना जाता है। सितंबर 1873 में ज्योतिराव ने अपने अनुयायियों के साथ प्रतिशोधक समाज का गठन किया और सत्य साधक सोसाइटी किया, जो इस समाज की जातियों के शोषण और अत्याचार से बचाती थी। और वह ज्योतिबा के रूप में लोकप्रिय हुए। यानी ज्योतिबा के रूप में जो है काफ़ी विख्यात हुए और इन्होंने बहुत ही समाज में महत्वपूर्ण जो है सुधार आंदोलन चलाए। यहाँ पर जो आपके समक्ष स्क्रीन पर जो तस्वीर दिख रहा है वो दो पति पत्नी व्यक्तित्व हैं जिन्होंने समाज में सुधार के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ज्योतिबा फूले जो कि पहले हैं और उनकी पत्नी सावित्रीबाई जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और उन्होंने समाज में और महिलाओं की शिक्षा के ऊपर जो है बहुत काफ़ी प्रयास किया और समाज में उन्होंने जो है काफ़ी तकलीफ़ों का भी सामना किया। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे। काफ़ी महत्वपूर्ण ये व्यक्तित्व हैं, न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे। देखिए जैसे नाम से इनका पता लग रहा है न्यायमूर्ति, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे ने पुणे में सार्वजनिक सभा की तथा 1867 में मुंबई में जो है प्रार्थना सभा के धार्मिक सुधार लाने के लिए स्थापना किया। यानी इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने सार्वजनिक सभा की स्थापना किया, पुणे में सार्वजनिक सभा की स्थापना किया जो कि 1867 में थी, जो मुंबई में स्थापित किया गया था। और ये एक तरह के समाज सुधार के लाने के लिए स्थापना की गई थी। जाति में प्रतिबंध को हटाने और बाल विवाह को समाप्त करने के लिए एवं विधवाओं को बाल कटवाना, विवाह तथा अन्य सामाजिक कार्य में लगाने वाली भारी लागत, महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने तथा विधवा विवाह आदि के लिए कार्य किया। यानी इनका कार्य जो है भुलाया नहीं जा सकता। इन्होंने बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत समाज के समान एक ईश्वर की पूजा की वकालत भी की। उन्होंने मूर्ति पूजा तथा धार्मिक मामलों में पुरोहित जाति के विश्व की निंदा भी की। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आपके समक्ष जो तस्वीर दिख रहा है वो न्यायमूर्ति महादेव गोविंद राणे जी की है, जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया समाज में बाल विवाह के अंतर्गत, बाल कटवाने के लिए और विवाह के अंतर्गत यानी विधवाओं को उसमें बाल काट दी जाती थी, तो इनके ऊपर उन्होंने जो है खूब जोर जो है विरोध किया। देखा जाए तो भारत समाज के समान एक ईश्वर की पूजा की वकालत भी की। इन्होंने जो है समाज में भारत समाज के समान एक ईश्वर की पूजा की वकालत की, क्योंकि कहते हैं ईश्वर एक है और एक से कभी दो नहीं हो सकता है। ईश्वर किसी का भी, देखिए कहते धर्म अलग है लेकिन ईश्वर एक ही होता है। वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ जानता है। उन्होंने मूर्ति पूजा तथा धार्मिक मामलों में पुरोहित जातियों के वर्चस्व की निंदा की, क्योंकि उनका विचार था कि धार्मिक और मूर्ति पूजा में जो है पुरोहितों का जो है वर्चस्व नहीं होना चाहिए। और उन्होंने विश्वविद्यालय में स्थानीय भाषा में पाठ्यक्रम की शुरुआत भी की, जिससे उच्च शिक्षा हर जातियों और भारतीयों के लिए सुलभ हो जाए। यानी इन्होंने बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया कि विश्वविद्यालय में स्थानीय भाषा में पाठ्यक्रम की शुरुआत की, जिससे उच्च शिक्षा हर भारतीयों के लिए सुलभ हो जाए। भारत की समृद्ध और संस्कृति विरासत के सामाजिक
जो है वातावरण को नष्ट करे बिना ही समाज में कठोर परंपराओं को सुधारने का इन्होंने बेखूबी प्रयास किया। वो भारतीय अंग्रेजों के स्थापक सदस्य भी थे। यानी देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापक भी थे, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात इनको बना देता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई, जैसे नाम से ही है कि महिला हैं, उन्होंने समाज में सुधार में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। महाराष्ट्र में एक प्रसिद्ध समाज सुधारक पंडिता रमाबाई ने महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और बाल विवाह की प्रथाओं के खिलाफ आवाज़ उठाई, और ये एक प्रयास काफ़ी महत्वपूर्ण था। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आर्य महिला समाज की जो 1881 में किया। अब देखिए, आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई ने किया, और कब किया? 1881 में किया। अब देखिए, इतने महत्वपूर्ण इनका योगदान था समाज में। महिलाओं की हालत में सुधार के लिए, विशेष रूप से बाल विधवाओं के लिए इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। पुणे में शुरुआत की मुक्ति के लिए स्थापना भी की गई, और 1889 में यानी 1889 में मुक्ति मिशन भी बनाया, जो युवा विधवाओं के लिए एक शरण स्थल बना। उन्होंने सरदा सदन की स्थापना की, जिसमें शरण शिक्षा और जो है चिकित्सा सेवाएं विधवाओं, अनाथों और जो है नेत्रहीनों की सेवा प्रदान की जाती है। यानी समाज के लिए जो है पूरी तरह से इन्होंने अपने जीवन को जो है निछावर कर रखा था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण इनको बना देता है। इन्होंने बाल, दुल्हन एवं विधवाओं के कठिन जीवन पर पुस्तकें भी लिखी। यानी बाल, दुल्हन, विधवाओं के कठिन जीवन पर जो है इनका प्रकाश डालने के लिए उन्होंने पुस्तकों को जो है माध्यम बनाया, और उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण बातों को वहाँ पर उजागर भी किया। पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन आज भी सक्रिय है और कार्य कर रही है। यानी देखिए, बेशक रमाबाई कहते हैं न होते हुए भी उनकी बनाए गए संस्था आज भी हमारे समाज में विद्वान है, और हमारे समाज इससे लाभान्वित हो रही है। और जो तस्वीर आपके समक्ष प्रस्तुत है वो पंडिता रमाबाई की है, जिन्होंने समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और समाज सुधार में इनका महत्वपूर्ण योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उसके पश्चात हमारे समक्ष है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है ये। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य थी, यानी ये भी एक महिला थी। यानी देखा जाए तो एनी बेसेंट जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य थी, और जो 1898 में पहली बार भारत आई थी। यानी ये विदेशी महिला थी जो 1898 में पहली बार भारत आई थी, और यह आंदोलन पश्चिमी लोगों द्वारा भारतीय धार्मिक महिला और जो है दार्शनिक परंपराओं के लिए काम करता था। उन्होंने भारतीय भाषा को प्रोत्साहित करने और साहित्य भाषा में काम किया, जो भारतीय विरासत या सांस्कृतिक गर्व की भावना को दर्शाता था। इसे भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता और आत्मविश्वास का उदय हुआ, और देश के प्रति गर्व की भावना का विकास भी हुई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। यानी देखा जाए तो इनका जो है कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसे भारतीय राजनीति एक जो जागरूकता और आत्मविश्वास का उदय पूरे जो देश में इन्होंने गर्वतापूर्ण भावना विकसित की। उन्होंने विश्व बंधुता का प्रचार किया, यानी विश्व में बंधुता यानी ब्रदरहुड के लिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने आधुनिक भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, यानी उनके आधुनिक भारत के जो योगदान है उसको भुलाया नहीं जा सकता। एनी बेसेंट जो है 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बन गई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। जो आपके समझ तस्वीर प्रस्तुत है वो जो है एनी बेसेंट है, जिन्होंने विदेशी होते हुए भी हमारे देश के लिए जो है अग्रणीय काम किया। कहते हैं हम भारतवासी होते हुए भी हम भारत के लिए थोड़ा भी कुछ करने को तैयार नहीं हैं, और भारत को जो है अभी भी विकसित बनाने में हम पीछे रहे हैं। तो देखिए, विदेश की आई हुई महिला भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण कार्य किया, इनसे हमें एक नई शिक्षा लेने की आवश्यकता है। बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज लड़कों के लिए खोला, जो थ्योसॉफी सिद्धांत पर आधारित थी। यानी देखा जाए बेसेंट ने जो है बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के जो लड़कों के लिए खोला गया, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी सिद्धांतों पर आधारित था। छात्रों को धार्मिक ग्रंथों के साथ आधुनिक विज्ञान का भी उसमें ज्ञान दिया जाता था, और 1917 में वह कॉलेज नए विश्वविद्यालय यानी हिंदू विश्वविद्यालय का हिस्सा बन गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी ज़रूरी भी है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मुस्लिम सुधार आंदोलन। कहते हैं मुस्लिम सुधार आंदोलन भी काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आधुनिक शिक्षा के प्रसार एवं बहुविवाह जैसी सामाजिक प्रथाओं को दूर करने के लिए कई आंदोलन शुरू किए गए। इसमें अब्दुल
लतीफ़ ने 1863 में कलकत्ता में मोहनदन साक्षरता सोसाइटी की स्थापना भी की और यह आरंभिक संगठनों में से एक था जिससे आधुनिक शिक्षा को मध्यम वर्ग एवं उच्च वर्ग के मुसलमानों के बीच तथा हिंदू मुसलमान एकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। बंगाल के शरीयतुल्लाह फरैज़ी आंदोलन जो है प्रवर्तक बंगाल में किसानों को काम किए और उन्होंने मुसलमानों के बीच व्याप्त जाति व्यवस्था जैसी बुराइयों की निंदा भी की। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। मुसलमान सुधार आंदोलन में हर एक व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान था और जो तस्वीर आपके समक्ष दिख रहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण तस्वीर है। ये मोहम्मद इकबाल हैं जिन्होंने जो है मुस्लिम सुधार आंदोलन में अपना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान समाज में दिया था। अन्य कई सामाजिक आंदोलन ने मुसलमानों में राष्ट्रीय जागरूकता लाने में सहायता की। यानी देखा जाए तो अन्य कई सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने मुसलमानों में राष्ट्रीय जागरूकता लाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। मिर्ज़ा मोहम्मद अहमद ने जो है 1899 में यानी 1899 में अहमदिया आंदोलन की स्थापना किया और इस आंदोलन के अंतर्गत जो है विद्यालय कॉलेज देश भर में खोले गए। उन्होंने इस्लाम को जो है सार्वभौमिक और मानवीय चरित्र पर जोर दिया और वो हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता को भी पसंद करते थे क्योंकि इनका विचार था हिंदू मुस्लिम इकट्ठा होकर ही जो है अपने देश को जो है गौरवपूर्ण बना सकते हैं और ये विचारधारा काफ़ी महत्वपूर्ण था इनका। कहते हैं आधुनिक भारत के महानतम कवियों में एक कवि जो थे मोहम्मद इकबाल, जिनकी तस्वीर अभी आप देख रहे हो, ये थे मोहम्मद इकबाल जो कवि थे और जो है 1876 से 1938 में उनका बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी 1876 से लेकर 1938 में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्होंने कविताओं के माध्यम से कई पीढ़ियों को दार्शनिक और धार्मिक दृष्टिकोण को काफ़ी प्रभावित किया। यानी अपने विचार जो है कविताओं के रूप में जन कल्याण के लिए प्रयोग करते थे। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है अकाली सुधार आंदोलन। देखिए हर धर्म में जो आंदोलन चलाई गई और ये आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण था। अकाली सुधार आंदोलन सिखों के द्वारा चलाई गई थी जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं अमृतसर और लाहौर में दो सिंह सभा का जो 1870 में गठन किया गया था। यानी दो सिंह सभा का स्थापना जो है 1870 में की गई थी, जिसमें सिखों के बीच में धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत भी की गई थी कि सिखों में धार्मिक सुधार आंदोलन होना काफ़ी महत्वपूर्ण था। 1892 में अमृतसर में खालसा कॉलेज में गुरुमुखी और सिख शिक्षा और पंजाबी साहित्य को बढ़ावा देने में मदद के लिए स्थापना किया गया। यानी खालसा कॉलेज जो आज चंडीगढ़ पंजाब में कई क्षेत्रों में जो है खालसा कॉलेज आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये खालसा कॉलेज काफ़ी महत्वपूर्ण थी और इसमें जो है मुख्य तौर पे गुरुमुखी सिख शिक्षा पंजाबी साहित्य को बढ़ावा देने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंग्रेज़ों की मदद से इस कॉलेज को भी बनाया गया और 1920 में पंजाब में अकाली आंदोलन द्वारा गुरुद्वारों तथा सिख धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन को भी सुधारा गया। कहते हैं 1921 में महंतों के खिलाफ एक शक्तिशाली सत्याग्रह से सरकार को 1925 में एक नया गुरुद्वारा अधिनियम पारित करने के लिए मजबूर भी किया गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। इस अधिनियम की सहायता से तथा प्रत्यक्ष कार्रवाई के द्वारा वो भ्रष्ट महंतों के नियंत्रण एवं प्रभुता को मुक्त करा सकी। यानी उस समय जो था गुरुद्वारों पर जो है भ्रष्ट महंतों का अपना एकाधिकार हो गया था और उन्होंने अकाली सुधार आंदोलन के अंतर्गत उन महंतों के खिलाफ शक्तिशाली सत्याग्रह किया, जो 1925 में एक नया गुरुद्वारा अधिनियम पारित करके जो है ये बात सफल किया। यानी अकाली सुधार आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण थी उस समय के दौरान। उसके पश्चात हमारे समक्ष है फारसियों के बीच में सुधार आंदोलन। यानी फारसी में भी सुधार आंदोलन देखने को मिला और 19वीं सदी के बीच जो है नौरोजी फरदोजी और दादा भाई नौरोजी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे। यानी 19वीं सदी के बीच नौरोजी फरदोजी और दादा भाई नौरोजी और ऐसे बंगाली और दूसरी फारसियों के बीच धार्मिक सुधार की शुरुआत हुई। और कहते हैं सन 1851 में रहनुमा मजदासन सभा तथा धार्मिक सुधार आंदोलन की स्थापना भी हुई। कहते हैं फारसियों में रहनुमा मजदासन काफ़ी सभा महत्वपूर्ण थी और ये धार्मिक सुधार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी थी। उन्होंने शिक्षा के प्रसार में और विषय के रूप में लड़कियों के बीच एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। उन्होंने फारसी धर्म में रूढ़वादी प्रथाओं के विरुद्ध अभियान चलाया। यानी देखा जाए तो फारसी धर्म में रूढ़वादियों के लिए उन्होंने काफ़ी जोरदार जो है अभियान चलाया और जिससे जो है फारसियों में काफ़ी सुधार देखने को मिला।
समय क्रम में फारसी धर्म भारतीय समाज के प्रगतिशील वर्गों में सबसे महत्वपूर्ण बन गए। यानी देखा जाए समय क्रम में फारसी धर्म जो है काफ़ी महत्वपूर्ण माने गए। और कहते हैं यहाँ पर जो तस्वीर आपके समक्ष दिख रहा है दादा भाई नौरोजी का है, जिन्होंने महत्वपूर्ण फारसी जो है धर्म सुधार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और इनके योगदान को भूला नहीं जा सकता। तो इसी के साथ हमारा एक टॉपिक भी खत्म हो जाता है जिसको आप भुला नहीं सकते। ठीक है, आपको हर बात बेखूबी याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। त्रिपाण से हमेशा ये बात कहता है कि कभी भी वीडियो देखो शांत क्षेत्र में देखो, क्योंकि वहाँ पर जो है आपको अच्छे से समझ में आएंगी, क्योंकि बात वही है जो आपको समझना है, फालतू की बात नहीं है। क्योंकि जो हमारे समाज में विद्यमान है, जो हमारे जीवन से रिलेटेड है, वही बात पे त्रिपाण सेंटर हमेशा उजागर करता है और आपको पढ़ाई के साथ साथ जो जन कल्याण की बात को भी दर्शाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आप त्रिपाण सेंटर को दिल से सहायता करना चाहते हो, मन सहायता करने की है, तो आपको एक कार्य करने की आवश्यकता है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। और शेयर करने के कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। देखिए दोस्तों, जितना कोशिश कीजिएगा त्रिपाण सेंटर हमेशा आपके लिए अग्रसर रहेगा। और पहली बार वीडियो देख रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कर लीजिए, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त नहीं होगा। और आपको पता है कि त्रिपाण सेंटर जो है 8th से लेके MA तक के बच्चों के लिए अग्रसर है और इसके सारे वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। लेकिन वो तब मिलेंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा। सोचिए नहीं, जो रेड बटन सब्सक्राइब का दिख रहा है उसको दबाइए और त्रिपाण सेंटर को अपने मोबाइल में सेव कीजिए।